यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और करेंगे उस पर कुछ क्वेश्चन। तो एंड तक देखना वीडियो को अगर आप सीखना चाहते हो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की इक्वेशंस और क्वेश्चंस। आइए तो इस लेक्चर को जल्दी से शुरू करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और अपने डाउट सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है और डाउट क्लास भी चलती है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत चीज़ें मिस कर रहे हो। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव वो फोर्स होता है जिनकी प्रेजेंस में अगर वर्क होता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के। जैसे इसमें कौन कौन से फोर्स आ सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कोई भी वर्क होगा तो वो ग्रेविटी के फ्री होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल में और फोर्स लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं पाथ फॉलोड के, जैसे विस्कस फोर्स हो गया, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। ये सब क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं आपको बताता हूँ एक डायग्राम के थ्रू कि ये कैसे हो। देखो, मान लेते हैं ये एक रूम है। ये अब यहां पे एक ब्लॉक पड़ा है m मास का, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस है L1 और ये वाली डिस्टेंस है L2। ये पोजीशन A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। चलो, तो A से B, B से C में वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो, अब यहाँ पे ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा वो किस में लगेगा, अंदर की डायरेक्शन में। समझ में आती है इतनी बात कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, अंदर वाली डायरेक्शन में। अब यहां से हम लिखते हैं ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। हम इसको दो पाथ से लेके आएंगे, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम A टू B टू C, और एक लेके आएंगे हम A से डायरेक्ट C पे। तो अब देखो, अब यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी A से B तक वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। अगर ये डिस्प्लेस होके इतना आता है और mg का फोर्स अंदर लगता है ना, तो A टू B में mg इंटू L1 cos 90 प्लस B से C में mg का फोर्स अंदर और डिस्प्लेस कितना किया, L2, mg L2 cos 90 कितना आ गया, 0 आया। अब A से C में डायरेक्ट लेके आओ। A से C में डायरेक्ट लाएंगे तो mg इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर cos 90 कितना आ गया, 0। तो अब पाथ इसका कुछ भी हो, यहां से यहां आने में इसका वर्क डन कितना आ रहा है, 0। तो ये क्या हो गया, mg क्या हो गया यहां पे इस केस में, कंजर्वेटिव फोर्स। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं, आप इसको लिखो, फिर हम करते हैं फ्रिक्शन पे बात, है ना, फ्रिक्शन की बात करते हैं। चलो, अब बात करते हैं फ्रिक्शन की।
अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। देखो इसका कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे फ्रिक्शन मान लेते हैं कोफिशिएंट म्यू है ना, तो इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट कितना है म्यू। अब ए से बी में इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा म्यू एम जी। अगर ये इधर से इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में, और ये मूव कितना कर रहा है L1, तो माइनस म्यू एम जी L1 cos 0 डिग्री, ठीक है, प्लस अभी यहां से यहां जाएगा तो माइनस म्यू एम जी, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, L2 ये हो गया इसके डिस्प्लेसमेंट, और cos 0 क्या हो गया, cos 0 हो गया इसका एंगल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी L1 प्लस L2। अब ए से सी में बात करते हैं, ए से सी में डायरेक्ट आया तो माइनस म्यू एम जी ये हो गया इसका फोर्स, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट cos 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस म्यू एम जी अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे जो पाथ फॉलो हुआ है उसकी वजह से ये जो वर्क डन आया है वो क्या आ गया है, चेंज हो गया है ना, वो क्या आ गया है, डिफरेंट आ गया है। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। अब आप बोलोगे अगर हम इसको तो अभी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं, अब इसको वर्टिकल में कर ले तो, अच्छा अभी देखते हैं कंजर्वेटिव। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा ही नहीं, है ना, तो अब इस वर्टिकल डायरेक्शन में कौन वर्क करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी वर्क करेगी, ठीक है। तो हम एक नया केस लेते हैं, है ना, और जो कंजर्वेटिव था वो कंजर्वेटिव ही रहेगा, प्रूफ कर देंगे अभी। देखो मान लेते हैं ये ब्लॉक M यहाँ पे है, ये A पे है ना, ये B पे है और ये C पोजीशन है, ये H2 हाइट है, ये H1 हाइट है। अब देखते हैं इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ पे लिख वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम A टू B टू C। इसका मास m था, है ना, इसका मास m था, तो फोर्स कितना लगेगा mg, अब A से B में जाने में इंटू H1, ठीक है, प्लस mg H, समझ में आ गई इतनी बात। ये क्या गया mg H1 प्लस H2। अब A से C में जाता है डायरेक्ट, तो क्या आएगा mg H1 प्लस H2, ये तो सेम आ गया, यानी ये क्या है कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। तो अब इसको नोट कर लो एक बार, और फिर मैं आपको इस दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, लिख लो फिर, है ना, मैं डिक्टेट कर दूंगा। चलो लिख लो इनको। चलो तो लिखो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस। तो एक साइड लिख लो कंजर्वेटिव और एक साइड लिख लो नॉन कंजर्वेटिव। चलो तो इसमें लिखो वर्क इज इंडिपेंडेंट, वर्क इज इंडिपेंडेंट
of the path followed by the body. Work is independent of the path followed by the body. इस वाले में लिखो नॉन कंजर्वेटिव में, वर्क इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो कंजर्वेटिव में, these forces cannot change मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, एनर्जी जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे. अगला टॉपिक एनर्जी है, तो लिख लो अभी, these forces cannot change the mechanical energy of the system. इस वाले में लिखो, these forces may change the mechanical energy of the system. These forces may या can change the mechanical energy of the system. एग्जाम्पल लिख लो इसमें. एग्जाम्पल लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एटसेट्रा. अभी आपने इतने ही पढ़े हैं, बहुत सारे होते हैं आगे 11th वाले चैप्टर्स में आप देखोगे बहुत सारे फोर्सेस आएंगे, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना. एग्जाम्पल लिखो, काइनेटिक फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स भी आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, अभी लिख लो. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बेसिस पे आप उसको वर्क डन निकालना. ठीक है, तो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल F इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप. Find the work done. Find the work done by the force in moving a particle from 0,0 to 1,1. हमको गिवन है पाथ फॉलोड इज इक्वल टू, पाथ फॉलोड इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये हमको गिवन है. अब इसकी मदद से आप क्या निकालोगे, इसकी मदद से आप निकालोगे वर्क डन बाय F फोर्स. ठीक है, तो इसको ट्राई करो 1 मिनट, है ना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ. चलिए देखो सॉल्यूशन देखो. वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस. ठीक है, एफ कितना है हमारा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप डी एक्स आई कैप
प्लस dy j। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, हमको इंटीग्रेट करना है 0,0 से 1,1 तक। अब इसमें i इंटू आई, तो i डॉट आई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स। तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई 0 से 1। अब ये वाई स्क्वायर दे रखा है किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में, और एक्स दे रखा है y, तो dy से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते और dx से हम y को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, पाथ फॉलोड क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे y की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x का, तो अंडर रूट y dy है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5/5 प्लस y की पावर 1/2 से 3/2, और अंडर रूट में क्या आएगा, मतलब अपॉन में आएगा 3/2। 0 से 1 इसमें लिमिट्स डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/5 प्लस 2/3, ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में एग्जांपल 2 है ना, एग्जांपल 2 में ये है और बाकी सब सेम है। पाथ फॉलोड है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड करना है। एग्जांपल 2, ये रेस कर देता हूँ मैं, है ना, ये बात। चलो इसको सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन। तो आपने इसको सॉल्व किया होगा, अब आप फंस गए होंगे कि हम इंटीग्रेट कैसे करें, है ना। तो f लिख लेते हैं हम y i कैप प्लस x j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा y dx प्लस x dy फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1। अब ये वाली जो टर्म है इसको हमेशा अब याद रख लेना, इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ एक्स वाई और d ऑफ एक्स वाई, है ना, 0 से 0,0 से 1,1, और इसका आंसर क्या आ जाता है, ये आ जाता है एक्स वाई 0,0 1,1। अब इसमें लिमिट्स डाल दो तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1 जूल। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, y dx या x dy, ये दोनों हो तो ये बन जाता है dxy, इसका इंटीग्रेशन होता है xy, है ना, और आंसर क्या आ जाएगा इसमें वैल्यू पुट करने के बाद। दूसरे मेथड से करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा पर आंसर उससे भी आ जाएगा। तो इसको लिख लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो एक और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अब इसमें फाइंड कैसे करेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन लिख लो। इसमें कुछ ऐसा है कि y
y प्लस 2x जे कैप प्लस x प्लस 2y आई कैप। पाथ फॉलोड जो है इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसको अब सॉल्व करोगे आप। एग्जाम्पल 3 हो गया ये, है ना, थोड़ा बहुत चेंज करके ये एग्जाम्पल 3 हो गया। चलो इसको सॉल्व करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो तो सॉल्व कर लिया होगा आपने, अब इसका सॉल्यूशन देखो। वर्क डन इज इक्वल टू y प्लस 2x, ये तो है j कैप, है ना, तो j कैप याद रखना, ये j कैप है पहले इसमें, फिर है x प्लस 2y आई कैप, इंटीग्रेशन डॉट dx आई कैप प्लस dy j कैप। समझ में आती है इतनी बात। अब इंटीग्रेट करना है तो ये साथ में, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस 2x dy। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देते तो x dx का इंटीग्रेशन प्लस 2y dx का इंटीग्रेशन, 2 को कॉमन लेके, मतलब कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dy। अब यहाँ से लिमिट्स लगा दो या अगली स्टेप में लगा देंगे। अब यहाँ से x dx हो जाएगा, y dy हो जाएगा, ये नहीं होगा, कोई बात नहीं। पिछले क्वेश्चन में अभी तो सीखा हमने कि y dx हो और x dy हो तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो देखो इसको इंटीग्रेट करके मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट से 0 से 1। इसको इंटीग्रेट करके क्या लिख देंगे, 2x y, लिमिट 0,0 से 1,1। इसको इंटीग्रेट करके क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे y स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ प्लस 2 प्लस हाफ, हाफ प्लस 2 प्लस हाफ, ये हो जाएगा आंसर 3 जूल। कितने बच्चों का 3 जूल आ गया था आंसर, आ गया था अगर आपका तो बहुत बढ़िया, आप सीख चुके हो ये कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स, अब आपको क्या पता पड़ रहा है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, है ना, नहीं पता पड़ रहा ना। तो अब हम देख लेते हैं एक मेथड लॉन्ग वाला देखेंगे, एक शॉर्ट वाला देखेंगे, ठीक है। तो उससे आपको पता पड़ेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव। उससे फायदा क्या होगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कोई भी पाथ फॉलो करो, हमको क्या करनी है, लिमिट्स डालनी है, इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमको खाली क्या डालनी है, लिमिट्स। क्योंकि वर्क डन किस पे डिपेंडेंट होता है, किसी पे नहीं,
इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के। इसलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखो अभी हमने इंटीग्रेट करके निकाला है ना, अब उसमें पूछ लेता है, यहाँ पे चेंज कर लेता है 2,2, तो वापस से इंटीग्रेट थोड़ी करेंगे हम इसको देख लेंगे कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, फिर हम क्या करेंगे उसमें खाली लिमिट्स डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड कैसे करते हैं। इसको नोट करो, जिससे मैं उस साइड वाला इरेज कर देता हूँ। हेडिंग डालो, चेक फॉर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ से लिख दो ट्रिक, हाउ टू नो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। यह ट्रिक करके ब्रैकेट में लिख दो हाउ टू चेक कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कुछ भी लिख लो, है ना। चलो ठीक है, लिख लो ट्रिक, चेक फॉर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बड़ी लंबी हेडिंग हो गई है, चलो पर काम छोटा सा है। अब मान लेते कि फोर्स हमको दिया हुआ है F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। हमको फोर्स ये दिया हुआ है, अब इसको चेक कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो डिटर्मिनेंट होता है यानी आई कैप जे कैप, इसकी कंडीशन होती है ये, है ना, फिर डी बाय डी एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय डी, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड। इसके बाद ये इतना करने के बाद आपको क्या करना, मतलब ये एक मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट है ना। इसके बाद एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, इफ दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू कम्स 0, then force is conservative। क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है तो क्या हो जाएगा, देन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ऑब्वियस सी बात है ये तो, फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव। अब इस पे एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप उसको फाइंड करो कि फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। तो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल एफ अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब एक्स जेड, तो आपको फाइंड करना है कि ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है या नहीं है। चलो देखो आई जे के, है ना,
आई जे के वो तो अपने आप आ जाएगा। अब देखते हैं, अब इसमें क्या है कि डी बाय डी एक्स करना है। तो डी बाय, देखो अगर ये आई जे के उसमें आ गया रेशियो में, तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा क्योंकि दो लाइन क्या हो जाएगी सेम। तो हमको क्या करना है, बस ये देखना है कि ये जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ जाए। तो एफ एक्स, अब ये तो सब मिक्स है ना, तो अब इसमें क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स, डी बाय डेल एक्स। तो डेल बाय डेल एक्स करेंगे तो 2xy क्यूब प्लस x को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको क्या मानना है, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा z, है ना, डेल बाय डेल बाय। तो y को क्या मानना है, वेरिएबल, और बाकी सबको क्या मानना है, कांस्टेंट। तो x स्क्वायर z क्यूब प्लस ये तो हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का वेरिएबल ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ना। अब डेल बाय डेल z, इसमें 3z स्क्वायर x स्क्वायर y प्लस x, ये हो गया आंसर। अब डेल x बाय डेल y निकालना सीख गए, डेल बाय डेल x, डेल बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करना सीख गए, है ना। सबको क्या मानना है, बाकी को सबको मानना है कांस्टेंट। अब ऐसा नहीं होगा कि ना ये जैसा एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। ये फोर्स अगर होता है ऐसा तो मान लिया कि इसको डिफरेंशिएट करना है, बाकी ये जो है एक्स आई के टर्म्स में आएगा, है ना, आई कैप जे कैप के टर्म्स में। इसमें कोई टर्म्स नहीं दी हुई है कि कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मेथड है ना। अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, तो इसको लिखा रहने देते हैं, वो वाला नोट कर लो, फिर वहीं पे क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप बताना कि वो, या उससे भी एक कंसेप्ट ही सिखाना है मेरे को, तो एक बार आप लिख लो। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि y आई कैप प्लस x जे कैप, ऐसा कुछ टर्म्स आ जाए जब k की टर्म गायब हो, मिसिंग हो, है ना। तो हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से करोगे तो भी आपको पता पड़ जाएगा, है ना। तो अगर करके देख लेते, देखो जैसे आई कैप जे कैप और k कैप, है ना। तो डेल बाय डेल एक्स क्या होगा, है ना, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स। तो x को क्या मानना है, x को मानना है वेरिएबल, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। तो x वेरिएबल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जे कैप डेल बाय आई कैप, और यहाँ पे क्या आएगा 0 एफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा y, और यहाँ क्या आएगा x, और यहाँ क्या आएगा 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा k जे एक्स और आई वाई, है ना, क्या आ जाएगा जे एक्स आई वाई। देखो ये वाली क्या स्टेप थोड़ी गलत लिख दी, हमको क्या करना है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में डेल एक्स करना है ना। तो यहाँ से क्या आएगा y, और यहाँ से क्या आएगा +1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो आएगा ही, है ना। ये तो इन टर्म्स ऑफ क्या है y, तो इसका तो क्या रह जाएगा y+1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x+1, और यहाँ क्या आएगा 0। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों की वजह से तो 0 आएगा, अब k की टर्म्स में, है ना। तो y+1 x माइनस x+1 y k कैप, है ना। इसको डिटरमिनेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, yx प्लस x माइनस xy प्लस y, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई के कैप। तो x माइनस वाई के कैप,
तो ये क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ये क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हुआ, ये क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये आता 0 तो ये क्या हो जाता, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। देखो अब इसकी क्या एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर के कैप मिसिंग है ना, मिसिंग है, तो क्या करो, इसका करो और एफ क्या है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, है ना। तो इसका करो डेल बाय डेल वाई और इसका करो डेल बाय डेल एक्स। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो क्या होगा, कंजर्वेटिव, और नहीं तो ये क्या होगा, एल्स नॉन कंजर्वेटिव। इस केस में करके देखते, देखो इस केस में अगर इसका डेल बाय डेल वाई करें, है ना, डेल बाय डेल वाई करें तो क्या आएगा, इसका डेल बाय डेल वाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स, क्या आएगा 1 प्लस एक्स। और इसका क्या आएगा 1 प्लस वाई। तो ये क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रहे, तो ये क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव, है ना। ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। अब इसको लॉन्ग मेथड से करके देख लो, है ना, तो बात वही आएगी, है ना, बात वही आएगी कि ये हेंस प्रूव्ड क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव, है ना। अब ये दोनों सेम आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव। पर अब ये सेम नहीं आ रहे तो ये क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। चलिए, तो ये समझ में आया आपको। अब इस पे एक एग्जांपल, ये नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो अब एक एग्जांपल करते हैं, फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसको नोट कर लो एक बार। चलो अब आ गया पूरा फ्रेम में, एक बार लिख लो, तो इसको इरेज करते हैं। चलो, तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, है ना। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर जल्दी से एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उससे आपको थोड़ी और क्लियरेंस हो जाएगी कि ये नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि पार्टिकल इज मूव टू सी, particle is moved from A to C via 3 path, 3 पाथ से। एक तो ये वाला पाथ ADC, है ना, A to D to C, एक डायरेक्ट A से C ये वाला, और एक A से B से C, A से B से C। अब इसकी वैल्यूज दे रखी है, ये है 2,4, ये 0,2, ये 0,4 और ये 0,0। अब आपको फाइंड करना है वर्क कैसा आएगा, है ना। तो फाइंड वर्क इन ऑल 3 पाथ, ऑल 3 पाथ। चलिए, अब एक इसमें फायदा क्या होता है कि अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स हो जाए, अगर मान लो ये कंजर्वेटिव फोर्स हो जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाथ की तो निकालनी ही पड़ेगी, हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा ये लिख देंगे, है ना, इसमें वैल्यू डाल के, और यही आ जाएगा वर्क डन। चलिए, तो देखते हैं ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। एक बार नहीं है तो कैसे निकालोगे, है तो कैसे निकालोगे। 1 मिनट इस वीडियो को पॉज कर लो, आराम से 2-3 मिनट लो, है ना, पर एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन,
पॉज कर लो यार, एक बार ट्राई तो करो खुद से, है ना। ये 6 नहीं है बाबा, ये है क्या है, 0 0 है ये, ठीक है। चलो अब ये कंजर्वेटिव है या नहीं हम यहीं से देख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, dx के रेस्पेक्ट में, नहीं इसको क्या करेंगे dy के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा 2y, और इसको क्या करेंगे dx डेल बाय डेल x, तो ये क्या आ जाएगा -1। अब ये क्या है अलग अलग, यानी ये क्या है नॉन कंजर्वेटिव, तो हमको क्या करना पड़ेगा एक एक करके इनको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर। तो सबसे पहले कर लेते हैं ये वाला फर्स्ट मान के, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें a से c में जा रहा है ना, तो ये वाला, तो वर्क डन कितना है, वर्क डन हो जाएगा f कितना, इंटीग्रेशन ऑफ f यानी y स्क्वायर माइनस एक्स जे कैप dx i कैप प्लस dy जे कैप। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर dx माइनस एक्स dy का इंटीग्रेशन फ्रॉम बाद में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पाथ कौन सा फॉलो हो रहा है, ये वाला पाथ फॉलो हो रहा है, ये वाला। तो y को डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी x की पावर 5/5 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगी √y, तो √y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3 y की पावर 3/2। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा -16/3 और ये आ जाएगा 32/5। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो हमने ये वाला माना है कि इसको फर्स्ट में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब सेकंड वाले पे देखते हैं, सेकंड वाला। चल सेकंड वाला हम ये सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सेकंड वाला ये सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको इरेज करता हूँ मैं, ये तो सेम रहेगा, है ना। सेकंड देखो, अब हम कर रहे हैं ये वाला, तो a to d, पहले a to d निकाल लेते हैं। अब a to d में क्या है, x है फिक्स्ड, x कितना है, x इज इक्वल टू 0, है ना, और dx कितना है, ये भी क्या है 0, ठीक है। और क्या चीज़ है, एक चीज़ और है, बताओ, नोटिस करो इसमें और क्या हो सकता है। x जो है वो क्या है कांस्टेंट, x जो है वो क्या है कांस्टेंट है, ये तो पता ही है हमको। अब बात करते हैं इसकी। अब हम इसमें वर्क डन निकालेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो y स्क्वायर dx माइनस एक्स dy इंटीग्रेशन। अब यहाँ से dx जो है वो क्या है 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, अब माइनस। अब इसको इंटीग्रेट कर भी दे, है ना, dy के रेस्पेक्ट में, तो x क्या है कांस्टेंट है और x क्या है 0, तो ये वाला भी क्या हो गया 0। तो a to d क्या हो गया वर्क, a to d हो गया वर्क इज इक्वल टू 0। अब a से c में बात करते हैं।
नहीं सॉरी, डी से सी में। तो डी से सी में y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और y इज इक्वल टू कितना है 4 और dy कितना है 0। वर्क लिखेंगे तो डायरेक्ट ये लिख देते हैं, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, है ना। अब y क्या है, कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू 4 है और dy क्या है 0। y कांस्टेंट है 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसमें लिमिट्स डालेंगे कहाँ से, 0,4 से ये डालेंगे 2,4 तक। तो y स्क्वायर तो फिक्स्ड है और कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 से 2। तो y स्क्वायर कितना हो गया, ये 16 इंटू एक्स फ्रॉम 0 to 2, ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी 32। तो 0 + 32, टोटल आंसर क्या आ गया इस पाथ में, टोटल आंसर आ गया इसका 32 जूल। ऐसे ही अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं, देखो थर्ड वाले में भी ऐसे ही आएगा। अब मैं इसी में एडिट कर देता हूँ, इसको नोट कर लो एक बार आप, या चलो मैं वापस कर देता हूँ, इसको नोट कर लो। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। यहाँ पे क्यों 0 हुआ पता हो गया ना, क्योंकि अब ये x कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और बाहर में 0 मल्टीप्लाई होगा तो टोटल क्या हो जाएगा 0। चलो ऐसे ही एक बार आप अब ट्राई करो, किसको, थर्ड वाले पार्ट को, a से b से c तक, a से b से c तक। थर्ड वाला a से b से c तक। तो a से b देखते हैं अब, a से b में क्या है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमको पता है क्योंकि y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 0, और dx dy क्या है, dy भी क्या है 0। a से b तक में, है ना, a से b तक में। देखो टफ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा समझ लो आ जाएगा ये, और नहीं आए तो आज की डीसी में पूछ लेना, ठीक है। चलो आज की डीसी संडे आज तो 6:15 पे डीसी होगी, है ना, टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लेना। ए से बी, अब वर्क लिखते हैं हम, वापस से लिख लो, वाई स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स जे कैप इंटीग्रेशन फ्रॉम डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। खुद से करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे y क्या है कांस्टेंट और कितना है 0, तो वाई स्क्वायर बाहर आएगा, है ना, कांस्टेंट बाहर आएगा, तो ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, और ये कितना है 0, तो ये वाली पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0। अब डी वाई कितना है 0, तो अब यही 0 है, तो ये वाला भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो टोटल आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 0 फ्रॉम ए टू बी। अब बी से सी में निकालते हैं, बी से सी में लिखो, x क्या है कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू a से b में तो x कांस्टेंट था ना, ये क्या किया हमने, गलत कर दिया ना, चलो रुको, a से b में क्या था, x कांस्टेंट था, x की वैल्यू कितनी थी 0 और dx कितना था dx अरे यार ये यहाँ पे 2,0 है, सही है सही है, हमने जो किया वो बिल्कुल सही था। हाँ यहाँ पे डी वाई ही होगा, यहाँ पे y होगा और ये यहाँ पे भी y होगा, इससे कंफ्यूज हो गया था, सही कर लो यार। चलो ये वाला मैंने इरेज कर दिया, तो फिर हम यही कर लेते हैं, है ना, जो हमने किया था वो सही था बिल्कुल। अब हम कर लेते हैं बी से सी तक में, बी से सी में। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, देखो
x क्या है, कांस्टेंट है। x कितना है, कांस्टेंट है। x की वैल्यू कितनी, b से c में। वो वाला जो था वो सही था बिल्कुल, है ना। अब आगे देखते हैं ये वाला। तो x की वैल्यू कितनी है, 4। x की वैल्यू कितनी है, 4 नहीं है भाई, 2 है यार, मेरे साथ साथ तुम भी गलती कर रहे हो। और dx कितना हो गया, 0। वर्क इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स dy। ये लास्ट वाला एग्जाम्पल में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही ना, आ रही है तो मैं एक बार वापस समझा दूंगा। आज पूछ लेना यार प्लीज डीसी में, डाउट मत रखना। चलो x कितना है, कांस्टेंट है, और x की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये माइनस x बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dy, 0 से नहीं, इंटीग्रेशन कहाँ से करोगी, 0 से 4 तक। और y क्या है, dx क्या है, 0। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। तो माइनस का x की वैल्यू 2 और dy का करेंगे तो y फ्रॉम 0 से 4, तो ये क्या आ जाएगा, -8 जूल। -8 जूल। खुद से करना, समझ में आ जाएगा, है ना। ज़्यादा कोई टफ काम नहीं है इसमें, खुद से करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब हमारे 2 मोटे मोटे टॉपिक बच गए, वो क्या है, एनर्जी और पावर। तो ये टॉपिक 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन। तो अगर आपने ये अभी तक लेक्चर सीरीज़ अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर रहे हो तो एक बार यार वापस से देख लेना, या आपने नहीं सीख रखा है तो एक बार सीख लेना, क्योंकि फिर जब हम रोटेशनल वाली उसमें घुसेंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स में, तो ये सब चीज़ें काम आएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी की, फिर हम सीखेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।